हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी फ्रॉम बेसिक्स। कल के लेक्चर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था हमने सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। सेल को हमने इमेजिन किया था एक ह्यूज सिटी की तरह, जिस तरीके से एक ह्यूज सिटी में फैक्ट्रीज हैं, पावर स्टेशन हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस कराती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर स्टेशन की तरह काम करते हैं जो एनर्जी सिंथेसिस कराते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्योरिटी सिस्टम की तरह एक्ट करती हैं जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। गोल्गी अपैरेटस ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। लाइसोसोम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं सेल का। हमने देखा था कि सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने के केपेबल है। वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ सेल दैट सेल इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ की, जो जिस तरीके से एक एक ईंट रख के हम अपना घर बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से सेल आपस में जुड़ करके टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसी तरीके से सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड जितनी भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनको परफॉर्म करती हैं। सेल जो है कि मिनिएचर वर्ल्ड की तरह होती है हमारी बॉडी के इनसाइड, जो कॉन्स्टेंटली वर्क करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। आज के लेक्चर में दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज के लेक्चर में हम सेल को और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हमने सेलुलर स्ट्रक्चर जो था कि हम ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, सेलुलर बेसिस, सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल हो गई। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे भी हमने क्लासिफिकेशन कल देख लिया है, ठीक है। देन हमने सेल्स को एनर्जी सोर्स से भी क्लासिफाई किया था कि एनर्जी सोर्सेस पे सेल दो टाइप्स की हो सकती हैं, प्रोटोट्रोप्स भी हो सकते हैं, कीमोट्रोप्स भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। फिर एज हमने नेचर ऑफ द कार्बन सोर्सेस के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था कि ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन सोर्सेस, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। Then we have seen some interesting facts about the cell. Interesting facts like human body contains almost about 37 ट्रिलियन सेल्स जो कि एक साथ काम करती हैं एवरी सिंगल सेकेंड। सेल्स कितनी छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि ह्यूमन हेयर भी उससे थिक होता है। सेल्स डिफरेंट शेप्स की पाई जाती हैं, ठीक है। ओवम सेल जो है सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है जो कि पाई जाती है। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल नोन। सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, टॉक करती हैं थ्रू केमिकल सिग्नल्स। मिलियंस ऑफ सेल्स हर मिनट डाई होती हैं एंड नई सेल उनको रिप्लेस कर देती है एवरी सिंगल सेकेंड और एवरी सिंगल मिनट फॉर स्किन रिन्यूअल, हेयर ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग के लिए, ठीक है। हर एक सेकेंड या हर एक मिनट जो है सेल वो डाई होती है, हर एक मिनट सेल नई बन जाती है। मेच्योर आरबीसी जो है ये लूज करती है न्यूक्लियस को टू कैरी मोर ऑक्सीजन। जब आरबीसी इमेच्योर होती है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जब आरबीसी मेच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस लूज हो जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं जो कि एनर्जी जनरेशन का काम करता है। डीएनए इज अबाउट 2 मीटर्स लॉन्ग इन एवरी ह्यूमन सिंगल सेल। ह्यूमन की हर एक सिंगल सेल में अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स लॉन्ग का डीएनए पाया जाता है जो टाइटली पैकेज्ड होता है इनसाइड द टाइनी न्यूक्लियस। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सेल्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं एंड स्पेसिफिक फंक्शंस वो अपने परफॉर्म करती हैं। ब्रेन सेल्स बहुत छोटी होती हैं लेकिन वो बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। सेल्स हमेशा एक्टिव होती हैं, इवन आप अगर सो भी रहे हो तो भी आपकी सेल कॉन्टिन्यूसली एक्टिव है, वर्क कर रही है, टिश्यूज को रिपेयर कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ऑक्सीजन कैरी कर रही है, सिग्नल्स कैरी कर रही है। सम सेल्स लिव फॉर डेज एंड सम फॉर ईयर्स। कुछ सेल्स जो होती हैं वो कुछ दिन जीती हैं, कुछ सेल्स जो होती हैं वो एक बार बन गई तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज एंड नर्व सेल अगर एक बार बन गई आपकी लाइफ में तो वो हमेशा रहती है। सेल्स एक टाइनी सिटीज की तरह होती हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेशन कराता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, गोल्गी बॉडी पैकेजिंग सेंटर की तरह एंड सिक्योरिटी सिस्टम की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करती है। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। आज इस लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी है वो किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। सो ही डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल इन 1665। ओके, सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉर्क। एक कॉर्क की पीस से उन्होंने फर्स्ट
टाइम जो है एक फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉर्क, लेकिन जो इन्होंने सेल को डिस्कवर किया ये एक डेड सेल थी। डेड सेल किसकी थी? पीस ऑफ कॉर्क की एक डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, एंड रॉबर्ट हुक ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म सेल। रॉबर्ट हुक ने दो काम किए थे। पहली तो फर्स्ट सेल जो थी फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉर्क उन्होंने उसको डिस्कवर किया था 1665 में, एंड उन्होंने सेल टर्म को भी कॉइन किया था। रॉबर्ट हुक पब्लिश हिज फाइंडिंग्स इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स थी उन्होंने अपनी किस बुक में पब्लिश की थी? माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक थी। उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जितनी भी उनकी डिस्कवरी थी, उन्होंने जितनी भी उनकी फाइंडिंग्स थी सारी उन्होंने अपनी पब्लिश की अपनी बुक में जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ओनली ऑब्जर्व द सेल वॉल बिकॉज कॉर्क सेल्स आर डेड। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल वॉल्स को ही ऑब्जर्व किया। क्यों? क्योंकि जो कॉर्क सेल थी वो तो डेड थी, उसमें कोई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं था, इसीलिए सिर्फ उनको क्या दिखी? उनको सिर्फ सेल वॉल दिखी। सेल वॉल उनको इसी तरीके से दिखी बिकॉज उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था वो तो प्रेजेंट ही नहीं था, उनको सिर्फ सेल वॉल ही नजर आई। ठीक है, सो रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर्ड cell in a piece of cork which is a dead cell because it has only cell walls around it without a cytoplasmic content. He also coined the term cell. उन्होंने term cell को भी coin किया था। ठीक है, now let's move on to next scientist, that is Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek is the first person to observe a living cell. Anton von Leeuwenhoek जो है first person थे जिन्होंने living सेल को ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था फ्रॉम अ कॉर्क। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, दैट वाज द एंटन वॉन लीवेनहोक, एंड उन्होंने उन लिविंग सेल्स का नाम रखा था एनिमल्क्यूलस। एनिमल्क्यूलस उन्होंने नाम रखा जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल। ठीक है, सो एंटन वॉन लीवेनहोक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। ही नेम्ड द लिविंग सेल एनिमल्क्यूलस व्हिच मीन्स लिटिल एनिमल्स। नेक्स्ट इज द स्लाइडन एंड शॉन आए उसके बाद। स्लाइडन जो थे ही इज अ जर्मन बॉटनिस्ट वेयर शॉन इज द ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। जो स्लाइडन थे वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड शॉन जो थे ये एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मिल करके सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी। किसने? स्लाइडन एंड शॉन ने मिलकर के सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी। अब ये सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी कहती है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्लाइडन एंड शॉन ने मिलकर सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब के सब सेल से बनी हुई है एंड सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। हमने डेफिनेशन शुरू में ही पढ़ी थी कि सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्लाइडन एंड शॉन ने भी यही थ्योरी दी कि जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल्स की बनी है एंड सेल ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है दैट इज रोडोल्फ विरशॉ। रोडोल्फ विरशॉ ने 1855 में सेल थ्योरी को एक एक्सटेंशन दिया। ठीक है, सेल थ्योरी को उन्होंने एक्सटेंशन दिया और उन्होंने कहा दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन एंड शॉन ने दी थी। फिर आए रोडोल्फ विरशॉ जिन्होंने सेल थ्योरी को एक एक्सटेंशन दिया, एक पॉइंट उसमें ऐड किया कि सेल थ्योरी ये कहती है कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी लिविंग सेल्स है वो कहाँ से अराइज होते हैं? ऑल द लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज हुई है। उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब है कि जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं वो सब अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म हो रही हैं। सपोज अगर एक ये सेल है, एक ये सेल है, तो इससे जो न्यू सेल एक फॉर्म हो रही है, ठीक है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, इससे जो न्यू सेल फॉर्म हो रही है ये सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रही है। सो दिस इज द न्यू सेल। ये क्या है? न्यू सेल है। एंड ये क्या है? दिस इज द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उनका बस कहने का मतलब यही था कि जितनी भी सेल्स हैं, न्यू सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती हैं। Cell theory is true for all the cellular organisms. Non-cellular organisms, for example, virus does not obey the cell theory. ठीक है, सेल थ्योरी जो है वो सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ही ट्रू है। सेल थ्योरी सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ट्रू है। जो भी नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है लाइक वायरसेस है, ये सेल थ्योरी को ओबे नहीं करते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछ ले कि वायरसेस सेल थ्योरी ओबे करते हैं, सो नो, सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो
सेल थ्योरी को ओबे करते हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल वायरस, दे डू नॉट ओबे द सेल थ्योरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? All cellular organisms is made up of one or more cell। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हैं। जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बने हुए हैं। The cell is the structural and functional unit of life। सेल क्या है? सेल ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। All cells arise from the pre-existing cell by division। जितनी भी सेल्स हैं वो अराइज होती हैं pre-existing सेल से by division। एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन द सेल। एनर्जी फ्लो जो है वो हमेशा सेल के अंदर ही अकर करता है। ऑल सेल्स कंटेन डीएनए विच पास फ्रॉम सेल टू सेल। हर सेल जो है वो कंटेन करती है डीएनए को जो सेल टू सेल पास होता है, यानी कि एक सेल का डीएनए जो है दूसरी सेल में, यानी नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन डीएनए जो है वो पास होता रहता है। ऑल द सेल्स डू नॉट हैव सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। हर एक सेल में सेम केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सेल्स। वी विल डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, कितनी टाइप्स ऑफ सेल पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक होती है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आज हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है बिफोर। प्रो मीन्स क्या होता है? बिफोर यानी कि पहले। ठीक है, प्रो मीन्स होता है बिफोर यानी कि पहले। एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो दो वर्ड से प्रोकैरियोटिक सेल मिलकर बनी हुई है, या प्रोकैरियोट्स दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, जो कि है प्रो यानी कि बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है या प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। एंड ऐसे प्रोकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ऐसी सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। The cell which are simple and primitive, that means they lack a true nucleus and membrane bound organelles, are known as prokaryotic cells। ऐसी सेल जो कि सिंपल है, प्रिमिटिव सेल्स हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम कहते हैं कि सिंपल एंड प्रिमिटिव सेल्स है दैट लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऐसी सेल्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो, ऐसी सेल्स को हम प्रिमिटिव सेल्स कहते हैं। प्रिमिटिव सेल्स आर सिंपल एंड प्रिमिटिव सेल्स दैट लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। सो प्रोकैरियोट्स मीन्स ऑर्गेनिज्म विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोट्स मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, या फिर उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोकैरियोटिक सेल का ये है कि उसमें न्यूक्लियस होगा ही नहीं। ठीक है, सो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट होगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी पहचान क्या है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होंगी। डीएनए फ्रीली लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करेगा। सपोज दिस इज द सेल और इस तरह से डीएनए जो है फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म में वो लाई करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो डीएनए कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में वो फ्रीली लाई करता है। डीएनए इज प्रेजेंट इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डीएनए इस रीजन में, किस रीजन में प्रेजेंट होता है? उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। डीएनए साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली लाई करता है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। सेकेंड इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। अब ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ऐसी सेल कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। कैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल एंड सिंपल। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं? स्मॉल एंड सिंपल होती हैं। वो स्मॉल होती हैं साइज में, जो कि यूजुअली होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, नाउ मोस्टली यूनिसेल्यूलर होती है। प्रोकैरियोटिक्स कैसी होती है? मोस्टली प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेल्यूलर होती है, यानी कि वो सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी
प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड ये राइबोसोम जो है दैट इज 70S राइबोसोम्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन सा प्रेजेंट होगा, 70S राइबोसोम्स होगा। वेराज अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें 80S राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, अब रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? मेनली जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है प्रोकैरियोटिक सेल में दैट इज बाइनरी फिशन। डीएनए इज सिंगल एंड सर्कुलर। डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो सिंगल होता है एंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए पाया जाता है। तो भी आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल में डबल एंड लीनियर डीएनए पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैजुला में बी प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के क्या फंक्शंस होते हैं? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल रोल प्ले करती है इन न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल सेल्स विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी सेल्स होती हैं? सिंपल सेल होती हैं विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, फ्लैजुला प्रेजेंट होता है। दिस इज द फ्लैजुला। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सर्कुलर डीएनए कैसा होता है, जो फ्रीली लाई करता है साइटोप्लाज्म में इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एंड ये जो डीएनए होता है ये सिंगल होता है एंड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द आउटर लेयर, जिसको हम कहते हैं कैप्सूल। ओके, दिस इज द कैप्सूल रीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद आती है हमारे पास सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल वाला रीजन हो गया, मैं आपको ऐसे कलर करके दिखा देती हूँ। फिर आता है ये सेल मेम्ब्रेन वाला रीजन, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास ये जो निकले हुए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम फेम्ब्राया कहते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज दी ऑल स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है? तो हमने अभी पढ़ा कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, देन इट इज नोन एज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोट्स भी दो वर्ड से मिलके बने हैं, विच इज यू एंड कैरियन। यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। एंड ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, ऐसी सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस होती हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इनमें पाया जाता है। सो ऐसी सेल्स जो कि एडवांस होती हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ऐसी सेल्स को हम कहेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल्स है। सो यूकैरियोटिक सेल्स आर एडवांस complex cells that contain a true nucleus and a membrane bound organelles. So eukaryotes means organism with a true nucleus. So eukaryotes क्या होंगे? ऐसे organisms जिनमें true nucleus है and membrane bound organelles है, उनको हम कहेंगे कि ये eukaryotic organism है या ये eukaryote है। Now let's see the characteristics of a eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हमें पता चल गया कि क्या है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस तो पाया जाएगा। ठीक है, अब जो ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा उसमें न्यूक्लियस होगा ही होगा, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी बाउंड होगा। ठीक है, डीएनए इज इंक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो डीएनए क्या होगा? डीएनए इंक्लोज्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो सारी एक्टिविटीज जो होगी सेल की उन्हें कंट्रोल करेगा। अब सपोज दिस इज द सेल, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इसके आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इस तरह से प्रेजेंट है एंड डीएनए इसके अंदर इस तरीके से इंक्लोज्ड होगा एंड यही जो न्यूक्लियस है ये सारी एक्टिविटी ऑफ द सेल को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट राइबोसोम्स भी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, अब यूकैरियोटिक सेल में कैसे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट है। व्हेयरएज साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक सेल जो शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल्स को, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज द सेल डिवीजन। यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप का सेल डिवीजन पाया जाता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन था वो सिर्फ बाइनरी फिजन से हो रहा था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन या रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो यूजुअली लार्ज होती हैं, अराउंड 10 to 100 माइक्रोमीटर, एंड ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड इनमें ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेल्युलर हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, मल्टीसेल्युलर हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। लीनियर डीएनए पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में जो कि क्रोमोसोम्स में अरेंज होता है। लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज का काम करती है यूकैरियोटिक सेल। एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल सच एज प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट, इन सब में क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यहाँ पे मैंने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया है जो कि एग्जाम्पल है किसका, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो देखिए प्लांट सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, दिस इज द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। ओके, तो प्लांट सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, दीज आर द राइबोसोम्स। यहाँ पे पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे दिस वन इज द पेरोक्सिसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड सिंथेसिस कराता है। वेयर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस एरिया इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। वी हैव अ माइलोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सिंथेसिस करा रहा है। वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूक्लियस जो कि सारे फंक्शन सेल्स के कंट्रोल कर रहा है। हमारे पास गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस भी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन भी प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एनिमल सेल। एनिमल सेल स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल सेल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास गोल्जी अपैरेटस भी प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, राइबोसोम है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज क्या आ जाती है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक नई चीज आ जाती है जो कि प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है। वैक्यूल अगर हम एनिमल सेल्स में देखें तो छोटा है कंपेयर टू द प्लांट सेल्स, इसमें लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स को डिस्कस करेंगे।